लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमर का लेक्चर नंबर 4 और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, कोपॉलीमराइजेशन से हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, कोपॉलीमराइजेशन होता क्या है पहले इसको देख लेते हैं। कोपॉलीमराइजेशन मीन्स क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखिए copolymerization is a polymerization reaction in which mixture of more than one monomeric species allow to polymerize and form a copolymer। ठीक है, मीन्स एक होता है होमोपॉलीमर एंड सेकेंड वन इज कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर में क्या होते हैं कि एक ही टाइप के मोनोमरिक यूनिट कंबाइन होके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, और कोपॉलीमर में क्या होते हैं दो अलग अलग डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं कंबाइन होके जो पॉलीमर बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए सपोज ए ये दोनों सेम मोनोमर है, यहाँ से जो बनेगा पॉलीमर उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। और अगर मान लीजिए दोनों मोनोमरिक यूनिट डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए एक ए मोनोमर है और दूसरा बी अलग मोनोमर है, तो यहाँ से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, द कोपॉलीमर कैन बी मेड नॉट बाई द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट बाई द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि कोपॉलीमराइजेशन कोपॉलीमर जो बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया होगा बाई चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से कोपॉलीमर फॉर्म होते हैं। और जो हमारा होमोपॉलीमर होता है वो चेन ग्रोथ से। ठीक है, वो एडिशन होता है, ये क्या होता है कंडेंसेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। इट कंटेन मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर यूज एज अ सेम पॉलीमरिक चेन। ठीक है, चलिए एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे नायलॉन के जितने भी हैं वो कोपॉलीमर हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइन एंड स्टायरीन कैन फॉर्म कोपॉलीमर। तो 1,3-ब्यूटाडाइन, तो यहाँ पर देखिए ये आपका IUPAC नेम ही है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन और 1,3 मतलब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, आसानी से क्लियर होगा। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्टायरीन कंपाउंड है। अब आपको मोनोमर दोनों पता है, और पॉलीमर बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है, जैसे देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको क्या कर दिया सिंगल बॉन्ड करके इस तरह से कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस तरह से कर दिया। और यहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे क्या कर दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड था उसको फिर से सिंगल बॉन्ड यहाँ पे किया, और एक बॉन्ड क्या करेगा इस कार्बन से जुड़ेगा और इसको क्या कर देगा इस तरह से कर देगा। तो आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को कि इनका यूज करके कैसे यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपॉलीमर है प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होमोपॉलीमर। फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर क्वाइट टफ एंड इज गुड सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रबर। ठीक है, एज अ नेचुरल रबर अगर नहीं है तो उसके प्लेस हम ये यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो टायर्स, ठीक है, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर, कंपोनेंट्स, केबल एंड इंसुलेशन, तो यहाँ पर यूज होते हैं। तो यूजेस से रिलेटेड आपको MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड वगैरह में। ठीक है, तो ये अपना कौन सा था कोपॉलीमर का एक छोटा सा टॉपिक था। तो आपको डिफरेंस आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो आपको डिफरेंस लिखना है और एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना दैट इज़ रबर के बारे में। तो रबर हम डेली लाइफ में यूज ही करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहला है नेचुरल रबर। नेचुरल और सिंथेटिक रबर होते हैं। नेचुरल रबर जो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। ठीक है, तो इसी के बारे में अपने पढ़ना है। तो देखिए क्या लिखा है NCERT में, रबर इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एंड पोसेस इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वो इलास्टिक नेचर होता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज इलास्टोमरिक पॉलीमर। तो इसको इलास्टोमरिक पॉलीमर जो खींचता है उसको इलास्टोमर, जितनी ज़्यादा खींचेगा तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन इलास्टोमरिक पॉलीमर्स पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स। दीज वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू स्ट्रेच्ड। ठीक है, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा तो आसानी से वो स्ट्रेचेबल होगा। तो आपसे पूछे कि जो नेचुरल रबर होते हैं उनके पास इलास्टोमरिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसके कारण होती है, तो आंसर क्या होगा ड्यू टू वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स के कारण। ठीक है,
A few cross-link introduced in between the chains which help the polymer to retract to its original position from force of stretchable। आप देखते हो जो रबर्स होते हैं हम जो यूज़ करते हैं तो उसको हम जब खींचते हैं तो खींचने के बाद उसको जब हम फोर्स रिलीव करते हैं तो क्या होता है फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो उसकी क्या होता है इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से रबर हैज़ वैरायटी ऑफ यूजेज, इट मैन्युफैक्चर फ्रॉम रबर लेटेक्स प्लांट होता है, मैंने अभी भी डिस्कस किया, विच इज़ अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है जो कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर होता है, तो वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम होता है, उसका जो कोलाइडल होता है वो ठीक है मिल्क जैसा कलर होता है, उसको वाटर में डिस्पर्जन मीडियम मिक्स करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस लेटेक्स इज ऑफ्टन फ्रॉम रबर ट्री, ठीक है, विच इज़ फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब सोर्स हैं जहाँ से हम लेटेक्स प्लांट ज़्यादातर मिलता है। आगे क्या दिया, नेचुरल रबर, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, MCQ यहाँ से बन सकता है। क्या लिखा है, नेचुरल रबर में भी कंसीडर एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल रबर का मोनोमर अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आइसोप्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या लिखा है देखिए, उसका IUPAC नेम 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बना, ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन 1,3-ब्यूटाडाइन, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा और थर्ड कार्बन पे होगा, और 2 मिथाइल तो यहाँ पर क्या होगा, एक मिथाइल कार्बन होगा, और टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दो, यहाँ CH2 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH3 होगा, सॉरी CH2 होगा। ठीक है, तो ये आपका आइसोप्रीन है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका मोनोमर होता है किसका, नेचुरल रबर का। आगे क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। सिस मतलब जो आइसोप्रीन है वो लीनियर चेन होता है, तो लीनियर चेन का मतलब बहुत सारे आइसोप्रीन एक दूसरे से सिस 1,4 पॉली मतलब सिस पोजीशन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सिस पोजीशन क्या होता है, आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेम ग्रुप, जैसे मान लो A है और B है, तो सेम ग्रुप अगर एक साइड में है और ये एक साइड में, तो ऐसे को बोलते हैं सिस आइसोमर। और अगर यही डायगनली अपोजिट हो, और डायगनली क्या मतलब, चलिए मान लीजिए इस कार्बन का इधर है और इस कार्बन के इधर है, इस कार्बन का भी इधर है, इस कार्बन का भी है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ये आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पॉली, देखिए ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो अगर हम नंबरिंग करें देखिए 1 2 3 4, ये 4 आया, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप है वो एक साइड है, तो यहाँ पर एक दूसरे से सिस पोजीशन से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर भी आपको बनाया हुआ है आइसोप्रीन का, ये मोनोमर बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट आगे दिया है द सिस, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, द सिस पॉलीआइसो molecules consist of various chain held together by weak van der Waals force interaction and has a coiled structure, thus it can be stretched like a spring and exhibit elastic property। ठीक है, तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वुल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, ये भी आपको पॉलीमर चैप्टर से शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या फिर यहाँ से MCQ आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 335 केल्विन पर, अगर इसको हीट करोगे तो ये क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। एंड रिटिल अनब्रिटल एट लो टेम्परेचर लेस देन 283 केल्विन, तो इस पर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सरफेस एक्चुअली ब्रेकेबल होता है स्मॉल पीस में, ठीक है, हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर। जब फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ठीक है, ग्लास, ये सब क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर होते हैं। सो हायर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। ठीक है, ये सब नेचुरल रबर की कहानी है, नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। और इट इज़ सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
तो ये सब ड्रॉबैक है किसका, नेचुरल रबर का। और अगर मुझे ये सब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो उसकी हमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको इन्हेंस करना पड़ेगा, और उसको इन्हेंस करने का जो तरीका है दैट इज़ वुल्कनाइजेशन रबर करेगा। तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, टू इम्प्रूव अपॉन दीज फिजिकल प्रॉपर्टी द प्रोसेस ऑफ वुल्कनाइजेशन इज कैरीड आउट। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विथ सल्फर एप्रोप्रिएट एडेटिव, ठीक है, एट टेम्परेचर रेंज कितना 373 टू 415 केल्विन। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो अगर आपसे आए शॉर्ट नोट राइट डाउन द वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, देन आप क्या लिखोगे, इफ हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विथ सल्फर एट टेम्परेचर 373 केल्विन टू 415 केल्विन, then its physical property enhance and this process is known as vulcanization of रबर। ठीक है, तो इतना आपको इसमें लिख देना है। अब आगे क्या लिखा है, ऑन वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक एट रिएक्टिव साइड एंड डबल बॉन्ड एंड थस रबर गेट स्टिफनेस, मतलब उनकी हार्डनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा, जैसे नेचुरल रबर क्या होता है, लीनियर चेन इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें क्या करता है, सल्फ़र जब करते हैं, सल्फ़र क्या करता है, इसके साथ आपस में क्रॉस लिंकिंग बना लेता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, हार्डनेस है, वो सब क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप वुल्कनाइजेशन रबर में ये आप डायग्राम बना सकते हो जिसमें लीनियर चेन पॉली नेचुरल रबर को आप सल्फ़र से एक दूसरे से लिंक करा सकते हैं। अगर ये डायग्राम नहीं आता है तो आप उस तरह के डायग्राम बना सकते हैं। ओके, आगे क्या दिया देखिए, in the manufactured tire 55% of sulfur is used as cross linking agent. The probable structure of vulcanization rubber molecule are depicted below। तो 5% सल्फर अगर हम नेचुरल रबर में हीट करेंगे तो क्रॉस लिंकिंग, और ये हम टायर रबर बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इतना आपको पॉइंट बस नेचुरल रबर में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, सिंथेटिक रबर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो नेचुरल रबर के बारे में था। तो नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर। देखिए इसमें क्या लिखा है, सिंथेटिक रबर इज एनी वुल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ। ठीक है, जो भी लेंथ होगा उसका इतना स्ट्रेचेबल होता है कि उसके डबल हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर इट रिटर्न टू ओरिजिनल शेप एंड साइज सून एज एक्सटर्नल स्ट्रेच फोर्स इज रिलीज। मतलब जैसे कोई रबर जो भी लेंथ है, अगर मान लीजिए सपोज 10 सेंटीमीटर का, तो हम उसको उसके डबल मतलब 20 सेंटीमीटर तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर हम फोर्स को रिलीज़ करेंगे तो फिर से वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर में किसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो सिंथेटिक रबर की इलास्टिक नेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, आगे क्या लिखते हैं देखिए, द सिंथेटिक रबर इज आइदर होमोपॉलीमर 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव ऑफ कोपॉलीमर 1,3-ब्यूटाडाइन एज डेरिवेटिव। मतलब ये होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं और कोपॉलीमर भी हो सकते हैं। तो देखिए ये अपना होमोपॉलीमर है। देखिए दो एग्जाम्पल है, तो दोनों एग्जाम्पल का मोनोमर आपको बस याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नियोप्रीन है, तो नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, और आइसोप्रीन से बस क्या डिफरेंस है उस पर फोकस करिए। देखो आइसोप्रीन क्या होता है, नेचुरल रबर का मोनोमर है, और क्लोरोप्रीन में देखिए यहाँ पर नेचुरल रबर मतलब नियोप्रीन, और आइसोप्रीन में क्या है, यहाँ पर देखिए CH3 हो जाएगा आइसोप्रीन में। और ये क्लोरोप्रीन नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन, नेम से ही पता चल रहा है, इसका नाम 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये इसका यूपीएससी नेम। इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर जो डबल था उसको सिंगल करके इस तरह से कर दिया, और इधर का जो डबल था उसको सिंगल करके इस तरह से कर दिया, और ये यहाँ पर बीच में जहाँ सिंगल था वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा। तो ये नियोप्रीन है। ठीक है, यूज कहाँ होता है, इट इज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल मिनरल ऑयल, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट एंड गैस्केट एंड होसेज। ये सब बनाने में काम आता है। तो ये सब यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो बैकेलाइट के इम्पॉर्टेंट है, मेलेमाइन का इम्पॉर्टेंट है, और नियोप्रीन का भी इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर
सॉल्व कर रहे होंगे किसी भी कंपटीशन, जेई नीट या फिर गुजकेट या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पॉलीमर से मिल जाएंगे। और अगर आप ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ आगे अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पॉलीमर का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंथेटिक रबर है दैट इज़ ब्यूना एन। ठीक है, सो क्या बोलते हैं, ब्यूना एन। तो देखिए इसके बारे में क्या, यू हैव ऑलरेडी स्टडी द ब्यूना एस इन सेक्शन 15.13। ब्यूना एन इज ऑब्टेन बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मोनोमर क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। तो आपको वही तरीका है, जहाँ आपस में ऐसे जोड़ना है, जहाँ डबल है उसको सिंगल कर दो। देखिए यहाँ पर ये लिंकेज हुआ और बाकी ये जो था इसको सिंगल कर दिया, इधर सिंगल करके इस तरह से लगा दिया। आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से देखेंगे तो आपको बस मोनोमर पता करना है और पॉलीमर कैसे बन रहा है उसमें उसी का हम यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, आगे कहाँ यूज है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल, lubricating oil and organic solvent इज यूज मेकिंग ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इंक्रीजिंग और देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके बेसिस पे अरेंज करना है। नाइट्रोजन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पॉलीथीन में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो इसको इसके फोर्स के बेसिस पे अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। द पॉलीमर प्रॉपर्टी आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। द ग्रोथ ऑफ पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस is depend upon availability of monomer in reaction mixture. Thus the polymer sample contain chain and varying length, hence its molecular mass always expressed in average. ठीक है, तो हमेशा जो एग्जैक्ट हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम एवरेज मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। द मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाई केमिकल एंड फिजिकल, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से मेथड है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, बाकी पीडीआई ये सब भी होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आपको एटलीस्ट ये एनसीईआरटी का जो भी दिया है वो आपको करके चलना है। तो चलिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कुछ ही होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर विच आर डिग्रेड और डिकम्पोजेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। The large number of polymer are quite resistant to environmental degradation process and thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste material. ठीक है, आगे क्या दिया है, these solid wastage causes acute environmental problem, remain undegraded for the quite long time. In view of general awareness and concern for problems created by the polymeric solid waste, certain new biodegradable synthetic polymer have been designed and developed. These polymer contain functional group similar to the functional group present in biopolymer. ठीक है, तो एलिफैटिक पॉलिस्टर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है डेफिनेशन लिख देना है और इसका एग्जाम्पल। ये PHBB ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वोल्वरेट, PHBB ये शॉर्ट में, तो ये थ्योरी में भी आता है ये। तो इसका देखिए ये कैसे पॉलीमर बना है, बस इसी पर फोकस करिए। ठीक है, तो क्या इट इज ऑब्टेन बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड। PHBB यूज्ड इन स्पेशली पैकेजिंग, orthopedic device and controlling release drugs, and PHBB belong to bacterial degradation in environmental। ठीक है, आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। इसका मोनोमर याद करना बहुत आसान है। देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक है और 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक है, तो एक 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है और तीसरे कार्बन देखिए 1 2 3 तीसरे पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये क्या है 5 कार्बन का है, तो मोनोमर तो आपको आसानी से याद हो गया। अब यहाँ पर पॉलीमर कैसे बना है, देखो OH ग्रुप से एक H निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला इस कार्बन से अटैच है, तो इसको इस तरह से लिख लिया और बाकी इस CH3 को इधर लिख लिया। ध्यान से देखिए, देखिए
ये H निकाल दिया और इसको, इस चेन को इस कार्बन से अटैच कर दिया, इस CH3 को यहाँ नीचे रख दिया, बाकी CH2 यहाँ पर है तो इसको ऐसे ही रखा। ठीक है, अब यहाँ से कार्बोक्सिलिक से क्या करना है, OH आपको हमेशा निकालना है। तो ये क्या बचा, CO, तो वो इधर है। अब बाकी यहाँ से देखिए, इस कार्बन से OH, H निकल गया तो इस ऑक्सीजन को इससे लिंक करा दिया, तो ये हो गया। अब इस कार्बन के पास देखिए ये CH2 CH3 है, तो इसको कैसे लिख दिया, ये CH2 CH3 और ये कार्बन क्या CH है, तो ये इधर है, और यहाँ से CH2 और से OH निकाल के इस तरह से इस तरह कर दिया। तो आप थोड़ा सा बना के देखिए क्वेश्चन से कैसे मोनोमर से पॉलीमर बना रहा है, तो आसानी से हम मोनोमर दिया हो, याद हो तो पॉलीमर आप बना सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, दैट इज नायलॉन टू नायलॉन 6, इट इज अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। ठीक है, ग्लाइसिन, जिसका फॉर्मूला क्या है NH2CH2COOH एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड एंड इज अ बायोडिग्रेडेबल। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर, आसानी से हम स्ट्रक्चर बना के इसका पॉलीमर आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीमर ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट, कुछ यहाँ टेबल दिया है, देखिए बहुत सारे तो हमने पढ़ लिया है, कुछ नहीं पढ़े तो इनको भी आपको टेबल छोड़ना नहीं, किसी भी आपको जो भी चैप्टर में टेबल मिले वहाँ से पक्का आपको MCQ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ नेम ऑफ पॉलीमर, मोनोमर, स्ट्रक्चर एंड यूजेज। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया, पॉलीप्रीन, तो पॉली हटा दो, जो प्रोपीन है वही इसका मोनोमर है, रोप टॉय ये सब बनाने में काम आता है। पॉलीस्टायरीन, तो पॉली हटा दो, स्टायरीन इसका मोनोमर है। ठीक है, ये इसका यूजेज है। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप आपने एडवर्टाइज देख रहे हो, तो पॉली हटा दो, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है और यहाँ पे ये पॉलीमर बन जाएगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो ये दोनों आपको नहीं नया है तो इसको ध्यान रखिए, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड इसका मोनोमर है और ये पॉलीमर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड सीट बनाने में काम आता है। उसके बाद ग्लिप्टल है, ये पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड पैथेलिक एसिड है, इसका मोनोमर ये है, मैन्युफैक्चरिंग पेंट एंड लिक्विड बनाने में काम आता है। और बैकेलाइट तो आपको पता ही है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, और ये इलेक्ट्रिकल स्विच, कॉम एंड यूटेंसिल हैंडल और कंप्यूटर डिस्क बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये समरी भी आप ज़रूर पढ़ा करिए। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का समरी दिया होता है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी इसमें हमने पॉलीमर से कौन कौन से क्वेश्चन IMP है वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। और अगर आपको पूरे चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड के लिए IMP चाहिए तो चैप्टर वाइज भी हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, NCERT अगर आप सॉल्व कर रहे हो एक्सरसाइज की इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली ये आदत अगर आप स्टार्टिंग से ही 12th क्लास से डालेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड के जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं और MCQ के लगभग सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू।